एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है आपका एक मिनी मैराथन क्लास आपकी लेने वाली हूँ, जिसमें हम यूनिट 2 को कवर करेंगे। यूनिट 1 के जो MCQs है वो मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। आई थिंक अराउंड 60 MCQs मैंने वहाँ पे करवाए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी। तो आपने अगर नहीं देखी है प्लेलिस्ट KVS की, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी जा करके फ्री एक्सेस कर सकते हो। तो यूनिट 2 है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। आज इसके MCQs करेंगे, टॉप 30 MCQs करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखना और मुझे बताना कि आपको कैसे लगे और आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बने। ठीक है, पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी की हेल्प हो सके जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला नंबर का क्वेश्चन है, की फीचर्स ऑफ अ लेसन आर। किसी भी पाठ की विशेषताएं क्या होती है। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद आपको अपने ऑप्शंस यहाँ पे देखने एंड देन आंसर करना है। तो लेसन के अंदर सबसे पहले क्या फीचर है कि स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में काम करते हैं अपने एकेडमिक मटेरियल में मास्टरी हासिल करने के लिए। जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी वो कंटेंट पढ़ रहे हैं, उनमें कॉम्पिटेंसी हासिल करने के लिए वो ग्रुप में पढ़ रहे हैं। पहला फीचर तो ये है। सेकंड जो है, ग्रुप जो है वो हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, विषम ग्रुप है, यानी कि डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे हैं ग्रुप में। ठीक है भाई, अगर सेम एबिलिटी के बच्चे अगर ग्रुप में होंगे तो फिर वो एक दूसरे को क्या सिखाएंगे। डिफरेंट एबिलिटीज के अगर बच्चे होंगे तो एक दूसरे को सिखा सकते हैं चीज़ों को, एक दूसरे से क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, अपनी नॉलेज को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है कि ग्रुप में सभी बच्चे मास्टरी को कर रहे हैं। और सेकेंड चीज़ है कि हेट्रोजीनियस ग्रुप बन रहा है, और जो रिवार्ड दिया जाएगा वो भी ग्रुप बेस पे दिया जाएगा, ना कि इंडिविजुअली किसी भी बच्चे को दिया जाएगा। तो ये किस तरह की लर्निंग है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है मास्टरी लर्निंग है, पीयर लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, या फिर कोऑपरेटिव लर्निंग है। तो पहले इसका आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर 4 आएगा, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। क्यों आएगा, क्योंकि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है उसके ऊपर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है। ठीक है, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर रखी है, आप देख लेना, उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेना एक बारी। फिर भी बता देती हूँ कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग होती है ना, इसके अंदर जो बच्चे हैं वो ग्रुप में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं। समूह में तो छोटे छोटे पेयर्स में, तो कोलैबोरेटिव में भी काम करते हैं, बट डिफरेंस होता है दोनों में। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, जैसे क्लास के अंदर टीचर ने ही कोई छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, और उसमें जो ग्रुप होते हैं उसमें डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे होंगे। यहाँ पे जो टीचर है वो एक तरह से ध्यान रखता है बच्चों के ऊपर, आई वॉच करता है। टीचर का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग में ज़्यादा होता है, जबकि कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी छोटे छोटे ग्रुप्स ही बनते हैं जिसमें बच्चे पार्ट लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो कम होता है। यहाँ पे बच्चे जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, सेल्फ खुद का असेसमेंट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। कोऑपरेटिव लर्निंग में यहाँ पे टीचर क्या करेगा, क्लास में ही बच्चों को जो है पाठ कर देगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट टीचर यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो जो बच्चों को नहीं आता तो वो जो है उन बच्चों से हेल्प ले सकते हैं जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है। कोलैबोरेटिव को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया, एंड देन टीचर जो है छोड़ देता है, बच्चे जो है खुद से उस प्रोजेक्ट को करेंगे, खुद से देखेंगे कि वो कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, तो वो कोलैबोरेटिव में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि ग्रुप में बच्चे काम कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द बेस्ट रैशनली फॉर यूज ऑफ ऑडियो वीडियो एड्स लाइज इन द फैक्ट, दैट इज, ये ICT का क्वेश्चन आ गया है कि सबसे ज़्यादा तर्कसंगत कौन सा तथ्य है कि हम जो भी ऑडियो वीडियो ऐड जो यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो ऐड का मतलब क्या है, मतलब आप सुन भी रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन अगर किसी से पढ़ते हैं तो आप अपनी टीचर को वहाँ पे पढ़ाते हुए देख भी रहे हैं और आप उनको क्या कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो ये ICT टूल का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसका सबसे जो फैक्ट है वो क्या है, इट इज़ जस्ट अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। क्या ये बस दूसरी चीज़ों करने का न्याय संगत तरीका है, या फिर लर्निंग को एक कंक्रीट बनाता है, ठोस बनाता है। नहीं, ये लर्निंग को ठोस नहीं बनाता है। ठीक है, और ये अदर वे भी नहीं होता है। हमारे सिर्फ 2 ही सेंसेस को ये एक्टिवेटेड नहीं करता, आपकी बहुत सारी सेंसेस होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है कि हमारी जो शिक्षण अधिगम है उसको क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, उसको सरल बनाता है। ठीक है, तो ICT के जो भी टूल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी टीचिंग लर्निंग को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ पे जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है दैट इज सीखने के लिए आकलन, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। एक होता है समेटिव असेसमेंट जिसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं, एंड एक होता है असेसमेंट एज लर्निंग। तीनों ही आपको अच्छे से पता होनी चाहिए हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसके दौरान होता है, यानी कि पढ़ाने के दौरान ही अगर बच्चों के डाउट्स ले लिए जाए, बच्चों का छोटा मोटा कोई टेस्ट ले लिया जाए और ये पता लगा लिया जाए कि बच्चे के अंदर कहाँ कमी है, एंड देन बाद में उसको टीचिंग के दौरान सुधारा जाए, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा होता है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का हिस्सा होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है जो कि आपके एंड ऑफ द यूनिट में होता है, जिसके बाद सुधारने का कोई मौका नहीं होता है। जैसे आप एंड के जो ईयर का जो एग्जाम होता है, जो मार्च में होता है ना, जो एंड ईयर का एग्जाम होता है, वो क्या होता है, वो आपका समेटिव असेसमेंट में आता है, यानी कि इसके बाद बच्चे को प्रमोट कर दिया जाएगा, बच्चे के अंदर जो कमी रह गई है उसको यहाँ पे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग होता है, मतलब कि बच्चे जो है खुद से ही एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए है। अब यहाँ से कौन सी जो है एक मुख्य विशेषता है असेसमेंट फॉर लर्निंग की। फॉर लर्निंग मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो रहा है, फीडबैक यहाँ पे क्विक होता है, इस पे जो है डायग्नोस किया जा सकता है, रिमीडियल जो है टीचिंग यहाँ पे की जा सकती है बच्चों की कमियों को डायग्नोस करके। तो सबसे पहला ऑप्शन है, हमें फीचर नहीं है वो बताना है, ठीक है, नोट जो फीचर नहीं है वो बताना है। एप्ट फॉर इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन ए स्ट्रक्चर्ड सेल्फ एंड पीयर एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, संरचनाबद्ध स्वयं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। नॉन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, क्या ये गैर वर्णात्मक होता है, तो ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों की कमियों को पता लगा रहे हैं और सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको ये कहना कि ये नॉन डिस्क्रिप्टिव होता है, ये गलत बात होती है। यहाँ पे हम सारी चीज़ों को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चों की कमियों का पता लगा करके, उनकी खामियों का पता लगा करके उनका निवारण यहाँ पे किया जा सकता है। इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड, ये बिल्कुल होता है। रेस्पॉन्सिव टू ऑल लर्नर्स भी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंटेल्स विच ऑफ दीज, सतत और व्यापक मूल्यांकन इनमें से क्या शामिल है। आपको पहले सीसी पता होना चाहिए, इस कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता क्या है, ठीक है, ये एक जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है, मूल्यांकन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को एसेस करते हैं, बच्चे के जो भी विकास के आयाम है, जो भी पहलू है, उनका यहाँ पे आंकलन किया जाता है कि बच्चों को सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई ही ना कराई जाए, बल्कि मतलब करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ऐड किया गया है कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करानी चाहिए है पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, ताकि बच्चों के अंदर स्ट्रेस ना हो किसी भी तरीके का, सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सके। तो सीसी का ऑब्जेक्टिव ये होता है। इसको लागू कब किया गया था, इसको 2009 में लागू किया गया था। किस क्लास से, 9th क्लास से लागू किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ कि क्या इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है प्लानिंग ऑन पैरामीटर्स एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन। बिल्कुल हम प्लान करते हैं सीसीई के अंदर, टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन को भी हम यहाँ पे लेकर के आते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे सही है। रिकॉर्ड जो है टीचर के द्वारा यहाँ पे सावधानी पूर्वक रखा जाता है, ये बात भी यहाँ पे सही है। पीरियोडिक टेस्टिंग एंड रैंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे हम बच्चों को किसी भी तरीके से रैंक नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं पर भी ये आ जाए, बच्चों को हम जज नहीं कर सकते हैं उनके अचीवमेंट के बेस पे, तो हम रैंक नहीं कर सकते, ये गलत बात है। और इंटीग्रेट विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी हम करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 इज राइट। सो सॉरी 4, 1, 2 एंड 4 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब होता है जो असेसमेंट आपके स्कूल के अंदर होता है, जो आपके स्कूल के अंदर टीचर आपका जो भी असेसमेंट लेते हैं वो स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर आता है, मतलब आउटसाइड कोई भी लोग आपका इसमें जो है असेसमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या आता है,
मेक स्टूडेंट एंड टीचर्स नॉन सीरियस, नॉन सीरियस कभी नहीं होता है, ठीक है, कभी भी गंभीर और लापरवाह नहीं बनाता है, तो ये कहना गलत होगा। डाइल्यूट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन, सिर्फ स्कूल के जो टीचर्स है वो असेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही यहाँ पे कम हो जाती है, तो ये भी गलत है। हिंडर्स भी नहीं होएगा, किसी भी तरह का कोई भी बाधा कभी उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स और स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से बच्चा डायग्नोज करके सीख सकता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सही हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ टीचर यूजेज एंड असेसमेंट टूल्स दैट कलेक्ट्स नॉट जस्ट द बेस्ट बट ऑल काइंड ऑफ ए चाइल्ड वर्क फॉर एक्टिविटीज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टीचर इज यूजिंग। इसके ऊपर मैंने आपको ना एक जो है पहले से वीडियो करवा रखी है, जिसको मैंने KVS प्लेलिस्ट में ऐड नहीं कर रखा है। मैं अभी इसको जस्ट जो है ऐड कर दूंगी इस वीडियो को भी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है बहुत अच्छे से। फिर भी अभी भी आपको बता देती हूँ कि टीचर जो है ये असेसमेंट की टूल है, इनको यूज़ करता है, ठीक है, फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सा टूल है जो टीचर यूज करता है? तो सबसे पहले आता है रूब्रिक्स, देन पोर्टफोलियो आता है, देन एनेक्डोटल रिकॉर्ड एंड देन ऑब्जर्वेशन शीट। तो इसका सही आंसर पोर्टफोलियो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पोर्टफोलियो जो होता है वो एक बच्चे की कलरफुल फाइल होती है, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि कलरफुल फाइल कौन सी होती है, रंगीन फाइल जो होती है बच्चे से रिलेटेड वो कौन सी होती है? वो पोर्टफोलियो होती है, जिसके अंदर बच्चे के सारे ही चीज़ों को यहाँ पे जो है ऐड किया जाता है, बच्चे के अचीवमेंट्स को यहाँ पे ऐड किया जाता है। बच्चे ने अगर कोई अच्छा काम यहाँ पे करा गया है, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चे से रिलेटेड सारी किस में ऐड होती है? वो पोर्टफोलियो में ऐड होती है। और थ्रू आउट द ईयर, मान लीजिए बच्चा 3rd क्लास में है, तो पूरे 3rd क्लास में जितने भी महीने हैं उसमें बच्चा जो भी काम करेगा वो सारी चीज़ें किस में ऐड होती हैं? वो पोर्टफोलियो में ऐड होती है। और इस पोर्टफोलियो का यूज़ जो है जब वो बच्चा 4th क्लास में प्रमोट होएगा, तो 4th क्लास में जो उसको टीचर पढ़ाएगा वो इस पोर्टफोलियो का यूज करेगा और बच्चे को ये असेस करेगा कि बच्चा जो है कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, एक्टिविटीज में कैसा है। तो इस बेस पे जो है बच्चे को वो टीचर जानेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो यहाँ पे क्या होता है? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर पोर्टफोलियो हो जाता है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है बच्चे के किसी भी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रखना, कोई भी मतलब एक ऐसा स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो कि अच्छा या बुरा दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो टीचर के लिए बिल्कुल अलग रहा है, तो वो अनेक्डोटल रिकॉर्ड में आता है। और ऑब्जर्वेशन शीट उसके व्यवहार से रिलेटेड होता है। सो यहाँ पे पोर्टफोलियो इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग ए क्वेश्चन पेपर चेक्स। यहाँ पे एक टीचर है, अध्यापक है, जो कि क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद चेक करता है कि क्वेश्चन जो उसने बनाए हैं वो टेस्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को कि नहीं। तो वो किस बारे में कंसर्न है? क्या वो वैलिडिटी के बारे में कंसर्न है, क्या वो कंटेंट कवरेज के बारे में कंसर्न है, या फिर क्वेश्चन के प्रकार के बारे में कंसर्न है, या फिर विश्वसनीयता के बारे में? तो वैलिडिटी पता क्या होता है? वैलिडिटी मतलब वैधता। वैधता का मतलब है कि आप किस पर्पज से वो टेस्ट बना रहे हो। मान लीजिए आपने टेस्ट बनाया है सीसीई को चेक करना कि बच्चों की सीसीई से रिलेटेड कैसी नॉलेज है, तो आपने जो पेपर बनाया है अगर वो इस नॉलेज को चेक कर पा रहा है तो वो क्या है? वैलिड टेस्ट है, ठीक है। अगर आपने बोल दिया कि मैं कल टेस्ट लूंगा सीसीई का और आप क्वेश्चन उठा करके दे रहे हो कहीं और से, पियाजे से दे दिया, तो फिर वो टेस्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी का मतलब होता है कि टेस्ट वैध हो, कि आप जिस चीज़ के लिए प्रश्न पत्र को बना रहे हो वो उसी चीज़ को चेक करता हो, ठीक है। तो वैलिड, अब यहाँ पे वैलिड ऑप्शन नहीं है। कंटेंट कवरेज मतलब, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कंटेंट कवरेज ही हो जाता है कि टीचर यहाँ पे किस चीज़ के बारे में फोकस कर रहा है, किस चीज़ के बारे में कंसर्न है कि सारी जो संपूर्ण विषय वस्तु उसको शामिल वो करे, ठीक है। तो इसके बारे में वो कंसर्न होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रिलायबिलिटी होता है विश्वसनीयता, मतलब कि आप जितनी बार भी जो है चेक करो तो हर बार रिजल्ट जो है वो सेम आए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रिलायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेसन इंट्रोडक्शन स्टेप इन क्लासरूम टीचिंग इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो है थॉर्नडाइक की बात हो रही है, ठीक है। थॉर्नडाइक की कनेक्शनिज्म की थ्योरी पे बात हो रही है। थॉर्नडाइक ने अपने कनेक्शनिज्म की थ्योरी पे 3 जो है मेन लॉ दिए थे, 3 मेन लॉ दिए थे एंड देन सब लॉ भी उसने दिए थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। आई गेस मैंने शायद इसको ऐड भी कर रखा है इस थ्योरी को, अगर आपने पढ़ना हो तो कनेक्शनिज्म की थ्योरी को मैंने ऐड भी कर रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। जिसमें इसके तो जो 3 मेन लॉ होती है वो लॉ ऑफ इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस होता है और लॉ ऑफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है। एनालॉजी जो होता है वो उसके सब लॉ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
लेसन का इंट्रोडक्शन स्टेप है भाई। पहले जो है इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। आप कोई भी आप टीचर हो, आप क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हो किसी भी लेसन का। आप कोई टॉपिक शुरू करते हो तो हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे ना कि भाई हम ये पढ़ा रहे हैं, तो क्यों देंगे हम उसको, ताकि बच्चे क्या हो जाए, रेडी हो जाए, बच्चे जो है बच्चे में इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ हम आज ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, और वो तत्पर हो जाए उस चीज़ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि बच्चे को लो ऑफ रेडीनेस का मतलब ये होता है कि अगर बच्चे रेडी है ही नहीं, बच्चे अगर पढ़ने के लिए तत्पर है ही नहीं, तो आप चाहे बच्चे को कितना भी पढ़ा लीजिए उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए लिए क्या है, लो ऑफ रेडीनेस है। लो ऑफ प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, बार बार आप किसी भी चीज़ को आप रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। इफेक्ट का मतलब होता है मोटिवेशन से रिलेटेड होता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप उसमें सेटिस्फाई हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप उस काम को और करें, और अगर आप उस काम को करने में सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको अगर संतुष्टि नहीं है, तो आप फिर उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लो थे और ये कनेक्शनिज्म की थ्योरी थी जो थॉर्नडाइक की थी, वो आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए। ये किसकी विशेषता है, फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होता है, जैसे अगर आपके टाइम में भी हुआ, जैसे मेरे टाइम में तो होता था कि जब हम स्कूल में होते थे तो जो बच्चा आज फर्स्ट पे बैठा है ना, वो नेक्स्ट डे बच्चा सेकंड पे जाएगा, फिर अगले दिन वो थर्ड पे चला जाएगा, फिर अगले दिन वो फोर्थ पे चला जाएगा, ऐसे ना रोटेशन में चलता था। ठीक है, मेरे टाइम में तो मेरे स्कूल में तो चलता था। ठीक है, तो आपका पता नहीं। तो फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे बैठना जो है बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब है कि सीटिंग अरेंजमेंट फ्लेक्सिबल हो, ज़रूरी नहीं हो कि एक ही बच्चा आगे स्टिक करके बैठ जाए और एक बच्चा हमेशा पीछे ही बैठा रहे। ठीक है, और ग्रुप में अगर काम हो रहे हैं तो किसकी विशेषताएं हैं, बिहेवियरिस्ट क्लासरूम की है, बिहेवियर से रिलेटेड। टीचर सेंटर्ड क्लासरूम भी नहीं है, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी नहीं है, बिहेवियरिज्म भी नहीं है, बल्कि ये कैसा है, किसकी विशेषता है, ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम यानी कि सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन, इन विच अप्रोच मेकिंग मीनिंग फ्रॉम ओन एक्सपीरियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से मीनिंग निकालना वो मतलब कौन से अप्रोच का हिस्सा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच का है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच क्या होती है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होती है कि किसी भी कॉन्सेप्ट अगर आप कर रहे हो तो उस पर आपकी मास्टरी हो, आप कॉम्पिटेंट बने उस चीज़ में, आप चीज़ों को अप्लाई करना भी सीखे, सिर्फ रटे ना चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, संरचनावाद उपागम का ये जो है फैक्ट है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहता है कि बच्चे जो है एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपनी नॉलेज को सेल्फ जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को। ठीक है, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 11 क्वेश्चन, What is the most important things to be borne in mind while forming groups? ग्रुप बनाते समय सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात दिमाग में आती है वो क्या आती है कि ग्रुपिंग शुड बी सच दैट फ्री इंटरेक्शन, बिल्कुल फ्री इंटरेक्शन हो, बच्चा किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से कुछ भी तरीके का हेजिटेशन यहाँ पे ना रखे ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, और जो भी सारी चीज़ें हैं वो फ्री इंटरेक्शन क्या हो सके ग्रुप के अंदर पॉसिबल हो सके। तो ये बिल्कुल सही बात होती है कि अगर आप मान लीजिए अगर टीचर हो आप और आपने जो है ग्रुप बना दिया है किन्हीं 5 बच्चों का, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इस X बच्चे की तो इस Y बच्चे के साथ बनती नहीं है बिल्कुल भी, और ये तो बिल्कुल एक दूसरे को मारा पीटी पे उतरते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। तो ग्रुप में फिर फायदा ही क्या हुआ कि अगर एक्स अगर वाई से बात नहीं करता है तो ग्रुप बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो ग्रुप में हमेशा सबसे पहली चीज यहाँ पे देखनी चाहिए कि बच्चे आपस में फ्रीली क्या हो सके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो सबसे पहली चीज यही ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन वीकनेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, अधिगमकर्ता आधारित उपागम की मुख्य कमी यहाँ पे क्या है। तो स्टूडेंट ऑक्यूपाई सेंटर, हमें कमी बतानी है। ठीक है, वीकनेस हमें बतानी है। तो स्टूडेंट ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो बच्चे हैं वो केंद्र में होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल है, कमी नहीं हो सकती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की। स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज नॉट गिवन ड्यू रिकॉग्निशन, ये कैसी बात होती है कि भाई जो छात्र का जो प्रदर्शन है उसको स्वीकृति या यथोचित पहचान नहीं दी जाती है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। अगर बच्चा केंद्र में है तो वो कर रहा है तो उसको तो पहचान मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये तो गलत बात है। टीचर्स यहाँ पे एज ए फैसिलिटेटर का काम करता है, ये सही बात है, और लर्निंग बाय डूइंग को भी यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये भी सही बात है। तो जो कमी है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ग्रेडिंग इज प्रेफर्ड ओवर न्यूमेरिकल मार्क्स बिकॉज। ग्रेडिंग को प्रेफरेंस यहाँ पे दी गई, भाई बच्चे को अंक ना दिए जाए बल्कि क्या दे दिए जाए, ग्रेड दे दिए जाए। क्यों ग्रेडिंग को क्यों लाया गया था? ग्रेडिंग को लाया गया था, क्यों लाया गया था? क्योंकि ना बच्चों में कहीं ना भावना आ जाती थी, हीन भावना आ जाती थी। कैसे आ जाती थी? मान लीजिए कोई 100 नंबर का पेपर हुआ है और किसी बच्चे के 90 नंबर आ गए, किसी बच्चे के 91, किसी बच्चे के 99 और किसी बच्चे के 98 आ गए। तो ये 99 वाला तो खुश हो जाएगा, भाई तो फर्स्ट आ गया, लेकिन 98 वाले सोचेगा भाई मेरा क्या कसूर था, मेरे तो ये कि तो नंबर कम थे, मैं सेकंड कैसे आ गया। और 91 वालों के भाई बहुत अच्छे नंबर है ये भी, लेकिन ये क्या सोचेंगे, अरे हम तो बहुत पीछे रह गए, मेरे तो इतने अच्छे नंबर है फिर भी। तो कहीं ना एक ऐसी भावना बच्चों के अंदर आती थी। ग्रेडिंग क्या करता है? ग्रेडिंग करता है कि भाई ठीक है, अगर आप 90 से 100 वाले हो तो आपको ए ग्रेड दे दिया जाए, अगर आप 80 से अगर 90 वाले हो, 89 वाले हो, 89 वाले हो तो आपको बी ग्रेड दे दिया जाए। ऐसे ना ग्रेडिंग हो जाता है, तो बच्चों में किसी भी तरह की कोई भी भावना यहाँ पे विकसित नहीं होती जो बच्चों को स्ट्रेस में डाल दे। ठीक है, तो ग्रेडिंग को यहाँ पे लाएगा, जो कि सही बात है ग्रेडिंग को लाना। ठीक है, तो ग्रेडिंग को क्यों प्रेफरेंस यहाँ पे दी गई? इट विल रिड्यूस एरर इन जजमेंट। क्या ये जजमेंट में एरर को रिड्यूस करेगा? नहीं, ये गलत बात है, ये तो सिर्फ स्ट्रेस कम करने के लिए है। इट विल इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्या ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ग्रेडिंग जो है हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में क्या करेगा? सुधार करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखेंगे। What should be the basic determinant of a good discussion in the class? कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है? आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डाला हुआ है। मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, नहीं ये नहीं होता। गुड टीचिंग स्किल भी नहीं होती, गुड डिसिप्लिन भी नहीं होती, बल्कि डिस्कशन अगर क्लास के अंदर करना है तो उसकी शर्त क्या होनी चाहिए? भाई जो डिस्कशन अगर हो रही है तो एक पर्पज हो, और पर्पज में यूनिटी हो, हर बच्चे की इच्छा के अनुसार हो सारी चीज़ें, और बच्चे का इंटरेस्ट हो क्लास के अंदर। ठीक है, अगर आपने कोई भी टॉपिक शुरू कर दिया, ठीक है, आपने कोई टॉपिक शुरू कर दिया, मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक शुरू कर दिया और मेरे बच्चों का उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं कितना ही गाती रह जाऊंगी, मेरे बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिटी होनी ज़रूरी है, क्लास में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो 14 का 4 ऑप्शन इज करेक्ट कि ये शर्त होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल डिसिप्लिन? विद्यालय अनुशासन का मुख्य लक्ष्य यहाँ पे क्या होता है? एक सेफ एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करना, आइडेंटिफाई डेलिक्वेंट सो दैट दे कैन बी रिमाइंडेड, दोषियों का पता लगाना, या फिर एक कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को यहाँ पे प्रदान करना। भाई शिक्षा जो स्कूल है उसका मेन मकसद यही होना चाहिए है, और अपना जो एक यूनिट भी है साइकोलॉजी की, ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्रिएट करना। ठीक है, तो एक ऐसा हितकारी एनवायरनमेंट, एक ऐसा हितकारी वातावरण यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चे की जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा सुगम बनाई जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या है? सही है। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बेस्ड ऑन पियाजे प्रिंसिपल चिल्ड्रन लर्न, यहाँ पे पियाजे के सिद्धांतों पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरीके से सीखते हैं? इमिटेट करके सीखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पियाजे इस पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। अडल्ट्स के एक्सप्लेनेशन पे नहीं, रिवार्ड्स पे भी कोई बात नहीं होती है, बल्कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है खुद की एक्टिविटीज से सीखते हैं, स्वतः स्फूर्त गतिविधियों से यहाँ पे बच्चा सीखता है, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा यहाँ पे करता है। ठीक है, एक्टिव होकर के करता है। तो 16 का 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अ गुड लेसन प्लान कैरेक्टरिस्टिक्स आर, एक अच्छे लेसन प्लान की क्या विशेषताएं यहाँ पे होती है वो आपने बतानी है। अ लेसन प्लान इज इन रिटन फॉर्म, बिल्कुल लेसन प्लान रिटन फॉर्म में ही होता है। लेसन प्लान के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है, ऑर्डरली होता है, सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से सारी चीज़ें चलती है। इट शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी यहाँ पे रिटर्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। ये सारी ही चीज़ें क्या होती है? एक लेसन प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। आपसे अगर कोई पूछा जाए बताओ लेसन प्लान किसने दिया था, तो लेसन प्लान दिया था हर्बर्ट ने। ठीक है, किसने दिया था? हर्बर्ट ने। यूनिट प्लान अगर पूछे तो किसने दिया था? तो यूनिट प्लान दिया था मॉरिसन ने। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, हर्बर्ट एंड मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट चीज है अ प्लान प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेसन टू बी टोट मंथ वाइज इन एकेडमिक ईयर इज कॉल्ड, यानी कि मंथ वाइज अगर कोई चीज़ पढ़ानी है तो वो कौन सा प्लान हो जाता है? मंथ वाइज पढ़ाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे यूनिट प्लान हो जाता है, ईयर प्लान हो जाता है, पीरियड प्लान हो जाता है, या फिर क्लासरूम प्लान हो जाता है। तो ये तो ये पीरियड और क्लासरूम ये तो है ही नहीं, यूनिट और ईयर में से आपने बताना है। देखो मंथ वाइज पढ़ाना है तो यूनिट आप मंथ वाइज नहीं किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में पढ़ाते हो, जबकि ईयर प्लान क्या होता है कि आपको हर मंथ में क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ानी है वो आपके साल की योजना में होती है, ठीक है, वार्षिक योजना के अंदर होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। एक होता है ईयर प्लान, एक होता है यूनिट प्लान, और एक होता है लेसन प्लान। ईयर प्लान का मतलब क्या है कि आपने करिकुलम को बांट दिया, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके करिकुलम है उसको आपने बांट दिया कि आपको इस महीने में ये चीज़ें ऐसे ऐसे पढ़ानी है। उसके बाद यूनिट आती है, भाई हर सब्जेक्ट की अपनी यूनिट आती है ना, उस यूनिट को आपने कब कब कैसे पढ़ाना है वो आपका यूनिट प्लान के अंदर आता है। और लेसन प्लान के अंदर, भाई यूनिट के अंदर भी तो सारे सब लेसन्स आते हैं ना, सब टॉपिक्स आते हैं, तो वो लेसन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनको आपने कैसे पढ़ाना है वो सभी लेसन प्लान के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, करवाया हुआ है मैंने बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें मैंने कवर करी है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हु इंट्रोड्यूस द फाइव स्टेप सिस्टम इन प्रिपरेटरी लेसन प्लानिंग। पाठ योजना की 5 चरणबद्ध प्रणाली किसने शुरू करी थी? 19th का आंसर आप बताएंगे। तो ये जो है क्या आएगा? हर्बर्ट आएगा, ठीक है, हर्बर्ट। लेसन प्लान किसने दिया था? लेसन प्लान हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। तो ये हर्बर्ट आपने याद रखना है। मॉरिसन ने यूनिट प्लान दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेसन प्लान। किसी भी पाठ की योजना का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो आप सारी चीज़ें किसके लिए करते हो? बच्चे के लिए करते हो, ठीक है। विद्यार्थी आपका केंद्र बिंदु होता है, तो इसका थर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 है, विच करिकुलम इज ए कॉन्सेप्ट दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय एलियोट ईजनर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। नल करिकुलम किसने दिया था? ये दिया था एलियोट ईजनर ने। एलियोट ईजनर ने कौन सा करिकुलम दिया था? तो ये दिया था नल करिकुलम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Morrison has divided 5 steps in his teaching model at understanding level which are। Morrison ने क्या दिया था? यूनिट प्लान दिया था, और यूनिट प्लान के इन्होंने कुछ 5 स्टेप दिए हैं जो आपने बताना है, जिसके अंदर फर्स्ट आ जाता है एक्सप्लोरेशन, ठीक है। सेकंड आ जाता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन। एंड थर्ड आ जाता है असिमिलेशन, फोर्थ आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन, एंड 5 आ जाता है रिसाइटेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने देखने हैं। जहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन क्या है भाई? सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर कहाँ पे है? ये रहा, सेकंड एंड फोर्थ है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन है 1 है, तो 2 1 दोनों में ही है। उसके बाद क्या आ जाता है थर्ड नंबर पर? थर्ड नंबर पर एस्टिमेशन की 4 आएगा, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा 2 1 4 3 5, ठीक है। ये 5 स्टेप दिए थे उन्होंने, मॉरिसन ने लेसन प्लान की, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें, सॉरी यूनिट प्लान के, तो आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वाइल प्लानिंग ए लेसन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। आप कोई भी लेसन प्लान को यहाँ पे बना रहे हो तो बच्चे का इंटरेस्ट यहाँ पे जागृत करने के लिए आप क्या कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर? तो भाई बच्चे का जो इंटरेस्ट लाने के लिए, बच्चों को तत्पर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ला सकते हैं, ठीक है। परिचयात्मक प्रश्न हम ला सकते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम पहले ही बच्चों को इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन अगर ला दें तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बच्चों का क्या हो जाता है? जागृत यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो 23 का यहाँ पे 2 ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। इनमें से करिकुलम डेवलपमेंट का कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है? ठीक है, नोट बताना है। कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, स्कूल की नॉलेज को हम बाहरी वर्ड से उससे जोड़कर बिल्कुल पढ़ाते हैं, ठीक है। एनसीएफ भी इसका जिक्र करता है। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, रटन की प्रक्रिया से सारी चीज़ों को शिफ्ट भी करता है। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, या फिर एंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही स्टिक नहीं रहना है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है, एग्जामिनेशन को मोर ईजी बनाने के लिए हम लोग नहीं करिकुलम को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है कि ये जो है प्रिंसिपल नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लासरूम शुड बी। एक कक्षा में एक टीचर का क्या रोल होता है? एक डेमोक्रेटिक लीडर का होता है, डायरेक्टर का होता है, डिक्टेटर का होता है? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ना डिक्टेटर होता है ना डायरेक्टर होता है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक लीडर होता है जो कि सिर्फ अपनी नहीं चलाता, अपने ही कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं रखता है, बल्कि बच्चों को यहाँ पे पूरी आज़ादी देता है कि बच्चे अपनी समस्याओं को किसी भी तरीके से टीचर के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडर का रोल यहाँ पे टीचर का होता है।
26 है रोल ऑफ ए टीचर इज, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? कम्युनिकेटिंग नॉलेज, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, क्रिएटिंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे ज्ञान का संप्रेषण करना भी होता है, छात्रों के मध्य अनुशासन भी टीचर करता है, छात्र जो केंद्रित क्रिया यहाँ पे करी जाती है, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग यहाँ पे भी होती है, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबोव इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ ए टीचर इज करेक्ट? अध्यापक के रोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, सही है? टीचर शुड बी क्रिटिक बॉडी, क्या यहाँ पे टीचर को एक आलोचक के रूप में होना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है, ये तो आलोचक के रूप में हम कैसे हो सकते हैं एज ए टीचर। ठीक है, क्या फेवर करना चाहिए गुड स्टूडेंट्स को? ये भी बिल्कुल सही बात है, हम लोग बायसनेस यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आप एक बिल्कुल भी बायस नहीं होंगे। टीचर शुड हैव ए फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट, यस ये बिल्कुल सही बात है कि अध्यापक का एक मित्रतापूर्ण व्यवहार बच्चों की तरफ होना चाहिए है। ठीक है, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा गुस्से में भरा हुआ नहीं होना चाहिए है, टीचर को एक मित्रतापूर्ण व्यवहार यहाँ पे होना चाहिए है। ठीक है, डिस्टेंस भी हम लोग नहीं मेंटेन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडिंग टीचर्स? अग्रणी शिक्षकों की क्या भूमिका होती है? इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण में सुधार, इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सीधे तौर पर इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि कौशल, ज्ञान और प्रदर्शन में सुधार जो है एक लीडिंग टीचर का यहाँ पे रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, व्हाट डज एक्टिव इंगेजमेंट ऑफ ए लर्नर इन्वॉल्व? लर्नर जो है एक्टिवली इंगेज हो रहा है तो उसमें क्या करेगा? वो इंक्वायरी करेगा, क्वेश्चनिंग करेगा। अगर बच्चा एक्टिव है, अगर बच्चा सक्रिय है तो वो बिल्कुल इंक्वायरी करेगा, बिल्कुल क्वेश्चन करेगा, तो 1 तो सही है। रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल करेगा, रिकॉल कभी नहीं करता अगर बच्चा एक्टिव होता है, तो ठीक है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। एप्लीकेशन और रिफ्लेक्शन भी करेगा, वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट भी करता है, तो 3 भी सही है। और डिबेट जब बच्चा करता है, डिस्कशन जब बच्चा करता है, तो तभी भी वो क्या होता है, एक्टिव होता है। तो 1, 3 and 4 इज राइट, एंड 1, 3 and 4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच व्यूज लर्निंग एज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड यूजिंग नॉलेज? इसमें से कौन सी अप्रोच है जो ये देखती है कि बच्चा जो है एक्टिवली मेंटल प्रोसेस यहाँ पे कर रहा है नॉलेज को एक्वायर करने में? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, बिहेवियरिस्ट है, ह्यूमनिस्ट है, या सोशल लर्निंग है? बहुत इजी क्वेश्चन है, ना बिहेवियरिस्ट है, ना ह्यूमनिस्टिक है, ना सोशल लर्निंग है, बल्कि एक्टिव होकर के अपने ज्ञान का निर्माण बच्चा कब करता है? जब बच्चा रचनावादी में होता है, अप्रोच यूज करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता ही क्या है कि हम अपने जो बच्चे जो है ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं, सेल्फ जो है अपनी नॉलेज को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जो आपके साथ आज मैंने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना, कमेंट छोड़ना अच्छे और जैसे भी कमेंट आप छोड़ना चाहिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं आया, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो फटाफट से इसको शेयर भी कर देना, जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर देना, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ मर्जी वहाँ। ठीक है, और एक बात, डेली आपको अब जो है आप, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है ना 12 तारीख से, तो अभी जो है डेली आपको ऐसे ही मिनी मैराथन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि पूरी 5 यूनिट आपको ऐसे जल्दी जल्दी कवर करा दूँ 11 तारीख तक। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से बैठ पाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।